बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर दैट इज़ वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, और हम उसका जो है फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में वेक्टर्स क्वांटिटी को जो है वो डिस्कस करना है। हमने ये देखना है कि वेक्टर्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर्स को हम किस तरह से शो कर सकते हैं, वेक्टर्स को हम किस तरह से जो है उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमने पहले ये पढ़ा हुआ है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो एक्यूरेटली मेजर की जा सकती हैं। मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हमने उसको जो है फर्दरली डिस्कस करना है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम फर्दर किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो उसकी जो फर्दर हम उसको देखें तो उसकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, स्केलर क्वांटिटी, एंड सेकंड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है ये क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, हम उसे जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि वेक्टर जो स्केलर क्वांटिटी है वो क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी जो होती है ये वो क्वांटिटी होती है जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड हो और मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए सम सूटेबल यूनिट भी हो। अब हमने जैसे पहले डिस्कस किया है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो मेजरेबल होती हैं। मतलब हमारे पास जब कोई मेजरमेंट आ जाती है तो वो क्या होती है, वो कोई एक वैल्यू होती है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू की शेप में होती है, या हम उसको कह देते हैं कि वो क्या है, उस क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए हमें किसी यूनिट की ज़रूरत होती है, तो हम उसके लिए कोई एक सूटेबल यूनिट को यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल जो हमारे पास मैग्नीट्यूड और यूनिट जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी का होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब हम अगर इसकी एग्जांपल देखें तो हम सपोज अगर हम टेम्परेचर मेजर करना चाहें तो हम टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। सपोज हमने टेम्परेचर मेजर किया 3 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब ये अगर हम सिर्फ उसकी मेजरमेंट की बात करें जो कि जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू या उसकी मैग्नीट्यूड कह लें, वो क्या है, 3 है। अगर हम सिर्फ 3 लिखें तो हम इससे ये नहीं बता सकते कि ये टेम्परेचर है, ये लेंथ है, ये क्या चीज़ है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें कोई एक यूनिट ज़रूरी है। हम जिस यूनिट को यूज़ करेंगे तो हम क्या सपोज कर लेते हैं कि हमने जब टेम्परेचर को मेजर किया है तो उसके लिए हमारे पास जो डिग्री सेल्सियस है वो हमारा, अब हमें पता चलेगा कि ये हमने 3 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर मेजर किया है। तो ये जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगी। अब अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी में जैसे हमने पहले बात की कि ये क्या होती है, ये भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है। तो जब मेजर करेंगे तो कोई मैग्नीट्यूड होगी हमारे पास, तो इसमें क्या होगी, मैग्नीट्यूड, उसके साथ साथ यूनिट भी होगा, और इसमें जो एडिशन है वो ये होगी कि हमारे पास डायरेक्शन भी होना जरूरी है। तो अब ये जो हमारे पास क्वांटिटी होगी जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी हो और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। अब अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी जो है वो कौन सी होती है, उसकी अगर हम एग्जांपल्स देखें, सपोज हमने क्या करना है कि हमारे पास कोई एक बॉडी जो है वो ग्राउंड पे पड़ी हुई है। अब हमने इस पे कोई फोर्स अप्लाई करनी है। हमने सपोज फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन से इस पे अप्लाई किया, फोर्स हमने अप्लाई की। अब जो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 10। अब अगर हम विदाउट यूनिट अगर हम इसको देखें तो हमने क्या जो है वो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 10। अब अगर हम सिर्फ 10 बताएं तो हमें नहीं पता चलता कि हमने ये फोर्स है, ये टेम्परेचर है, ये लेंथ है, क्या है। तो हमारे पास जो इस फोर्स को मुकम्मल जो है इंफॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ इसके यूनिट को यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो फोर्स है वो ओवरऑल हमें पता चल गई कि 10 न्यूटन फोर्स है वो इस बॉडी पे अप्लाई हो रही है। अब जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो किस डायरेक्शन से अप्लाई हो रही है, वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। तो अब ये जो क्वांटिटी होगी, इस क्वांटिटी को क्या कहेंगे, फोर्स। और फोर्स क्या होगी हमारे पास,
एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इस तरह से हमारे पास जो हमने देख लिया कि वेक्टर क्वांटिटी होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी हो, उसके अलावा हमारे पास डायरेक्शन भी हो। तो इस तरह से जो है हमने ये देख लिया कि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। अब हमने स्केलर क्वांटिटीज को भी डिस्कस करना है इस चैप्टर में, हमने वेक्टर क्वांटिटीज को भी डिस्कस करना है, लेकिन अब हम ये देख लेते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटी है इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको हम किस किस तरह से शो कर सकते हैं। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो दो तरह से पॉसिबल हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सिंबॉलिक। अब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस तरह से अगर हम इसको डिस्कस करें तो हम किस तरह से देख सकते हैं कि सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर। अब हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम इस वेक्टर के ऊपर जो है वो एरो हेड प्लेस कर दें, तो इस तरह से भी हम ए वेक्टर को शो कर सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह से लिख दें कि जो हमारा ए वेक्टर है हम उसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें, तो ये जो हमारे पास वेक्टर होगा ये जो है वो हमारे पास ए वेक्टर की जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। और जो हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें वेक्टर्स को जो है वो रिप्रेजेंट इसी तरह से किया गया है होल चैप्टर में। तो इस तरह से हम जो है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो सेकंड हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, ग्राफिकल। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से कर सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी की जो ग्राफिकल इंफॉर्मेशन है उसमें हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर है जिसकी हमने ये जैसे यहाँ पे हमने बात की कि 10 न्यूटन फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। अब 10 जो है वो इसकी क्या है, मैग्नीट्यूड है। इस तरह से हम कोई एक वेक्टर सपोज कर लेते हैं, सपोज 3 सेंटीमीटर एक मैग्नीट्यूड का कोई एक वेक्टर है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफिकली। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम एक 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जब लाइन ड्रॉ कर ली तो ये हमारे पास जो लाइन है वो उसकी मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। अब डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम उसके उस डायरेक्शन में एक एरो हेड प्लेस कर देंगे। तो इस तरह से हम वेक्टर को जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसकी मज़ीद जो है वो रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी एक लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि हम जब भी फिजिक्स में कोई एक मेजरमेंट करते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उसके डिफरेंट केसेस को डिस्कस करते हैं कि ये किस किस तरह से हम इसको जो है वो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, या हमारे पास किस किस फॉर्म में जो है वो हमारे पास केसेस बन सकते हैं। तो अब हमने ये देख लिया कि ग्राफिकली हमने इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अब अगर हम देखें कि हम इसको 2 डायमेंशनल में अगर हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट करवाना चाहें, अगर हमारे पास कोई वेक्टर जो है वो 2 डायमेंशनल में आ जाए, इसी तरह से हमारे पास 3 डायमेंशनल में आ जाए जिसे हम स्पेस कह देते हैं, तो उस तरह से अगर हो तो हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले प्लेन में या 2 डायमेंशनल में हम देख लेते हैं। हम इसके लिए क्या करते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो सपोज कर लेते हैं, जो कि हम कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, दरमियान में से जो है वो सेंटर में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो अब ये क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये अगर हम इसको इस तरह से लें कि ये हमारे पास जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस जो है वो सेंटर के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक्स प्राइम, और जो वाई एक्सिस है ये सेंटर के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई प्राइम। अब ये जो हमारे पास एक सिस्टम आ गया जो कि एक्स और वाई पे बेस कर रहा है, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें हम अगर मतलब हमने एक तो ये देख लिया कि ये जो सिस्टम है हमारे पास ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और दूसरा ये कि हमारे पास ये जो है वो 2 डायमेंशनल में है, मींस एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अब अगर हमारे पास इसमें कोई वेक्टर लाई कर रहा है, या हम अगर इसमें जो है एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन को देखें कि किस तरह से हम 2 डायमेंशन में वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा सेंटर है जो कि ओरिजिन है, ओ से हमने शो कर दिया। अब ये देखें कि हमारे पास वेक्टर जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो है वो लाई कर रहा है। अब ये एक एक्सिस एक्स है
और ये वाई एक्सिस है। अब ये जो हम अगर इसको इस तरह से देखें कि ये जो इसकी लेंथ है ये एक साइड है जो कि ए है, और ये जो वाई एक्सिस है ये क्या है, दूसरी साइड है जो कि बी हमने सपोज कर लिया। अब जो वेक्टर यहाँ पे एंड हो रहा है, जिस पॉइंट पे एंड हो रहा है इन दोनों के दरमियान में, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट पी। अब ये जो पॉइंट है ये सम डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड सम डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से दोनों का जो डिस्टेंस है, मींस के इस वेक्टर का दोनों से जो डिस्टेंस है उसको हम यहां पे शो करेंगे, जो कि क्या होगा हमारे पास एक्स का सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो कि ए होगा, और उसके बाद वाई का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बी। तो इस तरह से जो ए और बी है वो दोनों कोऑर्डिनेट्स को शो कर रहा है। तो इस तरह से हम जो है वो वेक्टर को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें 3 डायमेंशन की, तो वो भी हम देख लेते हैं कि हम 3 डायमेंशन में किस तरह से, या जो स्पेस है हमारे पास उसमें हम किस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने यहां पे तो देखा था कि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो हमारे पास 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, वो होता है एक्स, ये वाई, और यहाँ पे एक जो थर्ड एक्सिस होगा वो क्या होगा, जी एक्सिस, जो कि क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन होगा या आउट ऑफ पेज होगा, इस तरह से। अब अगर इसमें हमारे पास कोई वेक्टर जो है उसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हमारे पास वेक्टर जो है वो सपोज वो यहां पे लाई कर रहा है। अब जैसे हमने उसमें बात की थी कि वो जो है जिस पॉइंट पे वो एंड हो रहा है वो पॉइंट क्या है, पी पॉइंट है, तो हम यहां पे भी पॉइंट पी ले लेते हैं। अब अगर हम इसको अगर हम देखें, एक्सपेरिमेंटली देखें, तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। मैं आपको अगर दिखा सकूं तो ये कुछ इस तरह से होता है, जो 3 डायमेंशन में जो सिस्टम होगा, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसके अब अगर हम इसको देखें तो ये एक्सिस जो है हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये क्या है हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये जो है हमारे पास जी एक्सिस है, जिसको मैंने कहा था कि ये आउट ऑफ प्लेन है या आउट ऑफ पेज है या आउट ऑफ बोर्ड कह लें, तो ये हमारे पास जी एक्सिस है। अब हमारा जो ये वेक्टर है वो क्या है, हमारा ये यहाँ पे लाई कर रहा है। सपोज हम इसको इस तरह से देख लेते हैं, ये इस तरह से लाई कर रहा है। तो अब हम ये देखें कि हमारा जो एक्स से है इससे हमारा जो एंगल बन रहा है वो किस तरफ को बनेगा, वो इस तरफ को बनेगा। जो y है इससे जो एंगल बनेगा वो इस तरफ को बनेगा, और जो z है वो उससे एंगल ये इस तरफ को बनेगा, क्योंकि जो वेक्टर है वो क्या है, वो इन सब के सेंटर में लाई कर रहा है। तो अब हमारे पास जो एंगल्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, y से इस साइड को, x से इस साइड को, और जो है z से इस डायरेक्शन में होगी। तो अब हम अगर इसको पेज पे या व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करना चाहें तो वो किस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा कि वाई एक्सिस जो है वो उससे ये एंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस जो है वो उससे एंगल ये बन रहा है, और इसी तरह से जो एंगल जी से है वो इस तरह से बनेगा। अब हमने ये देख लिया कि ये जो था हमारे पास 3 डायमेंशन में वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया, जो कि पॉइंट P है जहाँ पे ये वेक्टर एंड हो रहा है। अब पॉइंट P से अब अगर हम देखें, जैसे हमने उसमें बात की थी कि x को हमने कह दिया कि ये साइड A है, y वाली जो साइड है वो B है, और ये साइड C है। तो हमारे पास जो ओवरऑल जो वेक्टर जिस पॉइंट पे एंड हो रहा है वो क्या होगा, A, B और C, जो कि तीनों कोऑर्डिनेट्स को शो कर रहा है। तो इस तरह से हम वेक्टर को जो है वो 3 डायमेंशन में या स्पेस में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास, हमने ये देख लिया कि वो जो है वेक्टर प्लेन में है, यहाँ पे प्लेन या 2 डायमेंशन में हम इसको शो कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस या 3 डायमेंशन में
हमने वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन देख ली। अब हम ये देखेंगे कि हमारी जो वेक्टर्स को हमने रिप्रेजेंट तो कर दिया, हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने डिफरेंट केसेस भी देख लिए। अब अगर हम वेक्टर्स की जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या हम मतलब किसी भी किस्म की जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसको हम अगर डिस्कस करें तो वो हम किस तरह से वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेक्टर्स एडिशन। वेक्टर्स को जो है अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहें तो हम दो वेक्टर्स को वेक्टर्स अलजेब्रा की जो है वो मदद से उसको हम ऐड कर सकते हैं। अब हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं उसे हम देखते हैं। सपोज हम कोई दो वेक्टर सपोज कर लेते हैं। सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है ए और सेकंड वेक्टर जो है हमारे पास क्या है, ये बी वेक्टर है। अब हमने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, तो अब हम ये देखेंगे कि हम इनको ऐड किस तरह से कर सकते हैं। इसको ऐड करने के लिए हम एक रूल जो है वो यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। हम क्या करेंगे कि एक वेक्टर का जो हेड है उसको दूसरे वेक्टर की टेल के साथ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे कि जो उनका जो एक रिजल्टेंट है या उनका जो रिजल्ट है या उनका जो एक इफेक्ट है, उन दोनों का कंबाइन इफेक्ट जो है वो हमें एक तीसरा वेक्टर दे। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि वेक्टर को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। अब हम ये देखें कि हमारे पास एक वेक्टर जो है वो ये है वेक्टर ए, सेकंड जो है वेक्टर क्या है, ये वेक्टर है बी। अब हमने इन दोनों वेक्टर्स को देख लिया कि हेड टू टेल रूल हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। अब हमारे पास जो ऐड होने के बाद जो रिजल्टेंट होगा या इनका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। वो किस तरह से होगी, वो ये देखें कि इन दोनों को हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं जो कि किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। आर किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी। मतलब ये कि हमारे जो दोनों वेक्टर्स हैं वो ये रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर्स का जो है वो हमारे पास आ गया। अब हम अगर इसको डिस्कस करें कि आर हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो बेसिकली इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन है, इनका एक रिजल्टेंट है। ये इसको हम कह सकते हैं कंबाइन इफेक्ट है। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ए एंड बी वेक्टर्स। ओके, अब हमने ये देख लिया कि वेक्टर्स को हम ऐड इस तरह से कर सकते हैं बाय हेड टू टेल रूल। तो अगर हम इसी तरह से अगर इसकी जो है सब्ट्रैक्शन देखें तो वो किस तरह से हो सकती है, उससे पहले हम ये देख लें कि अगर हमारे पास वेक्टर्स को अगर हम चेंज कर दें, जैसे मैं हर बार कहता होता हूँ कि हम डिफरेंट केसेस को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इसको ये देख लें कि ये हमारे पास वेक्टर b की बजाय ये वेक्टर a हो जाए और ये वेक्टर b हो जाए, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट हमारे पास होगा b प्लस a। तो इस तरह से b प्लस a। तो जो हमारे पास एडिशन है वेक्टर्स की वो क्या होगी, कम्यूटेटिव होगी। दैट इज a प्लस b विल बी इक्वल टू b प्लस a। तो इस तरह से जो वेक्टर्स की एडिशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फुलफिल करती है। तो इस तरह से हम जो है वेक्टर्स की एडिशन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन की तो वो किस तरह से पॉसिबल हो सकती है, हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। उसे हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर हम वेक्टर अगर हमने एडिशन को तो डिस्कस कर लिया था, अब अगर हम सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करें तो वो किस तरह से हो सकती है, सब्ट्रैक्शन। अब हमने ये देखा था कि हमारे पास एक वेक्टर था a, सेकंड था वेक्टर b।
अब ये दोनों वेक्टर जो थे वो एक उनको हमने ऐड कर दिया था बाय हेड टू टेल रूल। अब जो सब्ट्रैक्शन है वो भी हेड टू टेल रूल ही होगी, लेकिन उसमें क्या होगा कि वेक्टर जो है, एक वेक्टर सपोज जैसे हमने ये कहा था कि ए वेक्टर जो है वो तो इसी तरह से यहां पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो बी वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन इस तरफ को नहीं है। अब जो डायरेक्शन है उसकी वो ऑपोजिट है। वो किस डायरेक्शन में है? वो इस डायरेक्शन में है। तो अब जो है हम इसको वो किस तरह से जो है वो इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं। उसके लिए हमने देखा कि जो सब्ट्रैक्शन जो है वो हमारे पास वो किस तरह से होगी, वो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब हम हमारे पास जो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो एक थर्ड वेक्टर होगा जो कि हमारे पास हमने ये कहा था कि आर वेक्टर होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, आर विल बी इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। चूंकि जो बी वेक्टर है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमारे पास इसको हम ओवरऑल लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये हमारे पास जो है वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन हमने इसको देखी। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो इसकी मल्टीप्लिकेशन और जो है इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। सी यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। बेस्ट ऑफ लक।